हेलो फ्रेंड्स, मित्र चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 3 अप्रैल 2016 को पूछे गए हैं। और जो भी ये क्वेश्चन है ये पिछले आ चुके हैं पहले, और ये एज अ मॉडल क्वेश्चन भी काम करेंगे और साथ ही आने वाले आरआरबी के पेपर में भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 5.5 घंटे में कवर किया जाता है और इसकी स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्वेश्चन का दूसरा भाग है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो कितना समय बचेगा। तो इसे थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम में एक्चुअल विजुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए एक्चुअल यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है, बीच में कोई डिस्टेंस होगा। अब इसका जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कवर करने में 5.5 घंटे। ए से बी तक जाने में 5.5 घंटे लग रहे हैं और स्पीड दे रखी है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम पता है, स्पीड पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू है 50 और टाइम यहाँ दे रखा है 5.5 घंटे। ठीक है, अब 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा 5 5 25, 275 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। अब डिस्टेंस हमारा यहाँ निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे हम बढ़ा दें तो कितना समय बच जाएगा। अब यहाँ स्पीड दे रखी थी 50 किलोमीटर पर आवर, अब इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे हम बढ़ा दें। ठीक है, ए से बी तक जाने का जो स्पीड है, तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी, एस डैश अगर इसे कहें तो ये आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमें डिस्टेंस पता ही है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे टी डैश का नाम दे देते हैं क्योंकि दूसरा सेकंड वाले केस में निकाला है। डिस्टेंस है 275 किलोमीटर। ठीक है, और जो न्यू स्पीड है, जो हम यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई है, तो इससे हम ले रहे हैं 55। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 5 11 2 5। अब इसका आंसर आ जाएगा 5 घंटे। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, पहले केस में जब स्पीड हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो टाइम हमारा लग रहा था 5.5 घंटे। ठीक है, और जब हमने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया तो हमारा यहाँ पे टाइम लगा 5 घंटे। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्शन कर दें तो t माइनस टी डैश ये आ जाएगा आपका 5.5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.5। ये हमारा आ गया आंसर। 0.5 आवर्स को 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 30 मिनट्स। एग्जाम में इतने विजुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 4 रूट 3 और रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 रूट 3। अब यहाँ रूट एक्स का हमने निकालना है, तो इसको इस होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3। ठीक है, अब यहाँ एक ये इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 7 को हम यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर है ना, माइनस 2 इंटू रूट 3। ठीक है, 7 को हमने 4 प्लस 3 में ब्रेक कर लिया। अब इसे ऐसे भी इसे मैंने होल स्क्वायर में यहाँ ऐसे कर दिया, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अब रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रूट एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, है ना, स्क्वायर हट जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर अब 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकाल ली है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर सपोज कीजिए ये a है और ये b है ना, और अगर a ग्रेटर देन b दिया हो
ठीक है। तो अगर रूट एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है तो 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 2 प्लस रूट 3। इसे रेशनलाइज करके भी आप निकालेंगे तो ही ये भी यही आंसर आएगा, बस ये वाला ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स अगर निकाला जाए तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 4। ये 3 से 3 कट गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y इज इक्वल टू 1 हो। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा आपका x प्लस 3, है ना। अब यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में जो x प्लस 3 है इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ यह मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो अब इससे इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 और x को मैंने मतलब इधर राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। सिंपल। तो ये हमारा ए आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायर है एक शेप ऑफ रेक्टेंगल में, इसकी लेंथ दे रखी है 42.7 मीटर और ब्रेथ इसका दे रखा है 21.8 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अगर इस वायर को दोबारा रीबेंड किया जाए, रीबेंड यानी दोबारा से बेंड करना एक स्क्वायर के शेप में, तो मेजर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है। मतलब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज करो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें लेंथ इसकी दे रखी है 42.7 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 21.8 मीटर। अब इसे कन्वर्ट किया गया है, फाइनली रीबेंड किया गया है एक स्क्वायर में। तो स्क्वायर की साइड कितनी आएगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर इसे वायर को जब रीबेंड किया गया है रेक्टेंगल को स्क्वायर में, तो पेरीमीटर तो सेम ही रहता है। जो पेरीमीटर है वो दोनों केसेस में, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, या इसे अगर सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया रहता तो भी पेरीमीटर सेम रहता है। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 को हम यहाँ लिख लेंगे और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 42.7 प्लस 21.8, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 7 15, है ना। 2 1 3 1 4 4 के बाद 5 6 64.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 2 10 4 2 8 1 9 6 2 12। पेरीमीटर आ गया 129 मीटर। ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर का पेरीमीटर उतना ही होगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर हमारा कितना है यहाँ पे 129 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी 129 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे काट देंगे, 4 3 12 4 2 8 के बाद अब जैसे देखिए यहाँ 32 आ गया, तो 32 पॉइंट में समथिंग आ रहा है, बस यहाँ पे आंसर हमने करेक्ट मार्क कर देना है। आप पूरा कैलकुलेशन नहीं भी कर रहे हैं, आप यहाँ से आंसर करेक्ट मार्क, क्योंकि बाकी कहीं 32 है नहीं। तो 32 पॉइंट, फिर इधर आ जाएगा 2 और फिर 4 5 20, 32.5 हमारा आंसर आ गया। तो बस यही था, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ओवरऑल सिंपल ही सारे थे, कोई वैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आराम से इसे टैकल किया जा सकता है। यहाँ अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे रखा है 144 और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। अब जो भी एलसीएम होता है, एलसीएम किसी का भी नंबर का है, मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ 6 है, ठीक है। तो 6 मान लीजिए कि ये है एलसीएम आपका 3 का और 2 का, इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो आपका 6 आ जाता है ना। तो इसी तरह आपका जैसे यहाँ पे अब
जो एलसीएम आया है हमारा वो 3 से भी डिविजिबल होता है, आपका 2 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि जो भी नंबर हैं वो एलसीएम के एक तरह से फैक्टर हैं। तो बस यही यहाँ पे भी यूज़ करना है, हमने देखना है कि जैसे 144 का हम अगर एलसीएम, ये किसी दो नंबर का एलसीएम आ रहा है, सपोज कीजिए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं तो x और x+2 सपोज करते हैं। अब अगर ये दो इवन नंबर का एलसीएम आ रहा है तो ये नंबर दोनों नंबर x से भी डिविजिबल होगा और x+2 से भी ये डिवाइड होगा। तो हमें वो नंबर चूज़ करना है दो सेट में जो 144 को इजीली डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे एक तो ये 16 144 को डिवाइड करता है और 18 भी 144 को डिवाइड करता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएं तो ये ए हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एलसीएम अगर ये है तो एलसीएम जो भी नंबर हैं वो उस एलसीएम के फैक्टर होंगे। बस इसी तर्ज पे हमने यहाँ पे नंबर को फाइंड आउट किया है। 18 और 20 नहीं होगा क्योंकि 18 से तो डिविजिबल है लेकिन 20 से नहीं है, ठीक है। उसी तरह 16 से है 14 से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, तो ए होगा इसका आंसर। अब यहाँ चेक करने के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये चेक करने के लिए आप एक चीज़ ट्राई भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम 16 और 18 का अगर निकालें तो 16 का आ जाएगा आपका यहाँ 2 का पावर 4 आ जाएगा और 18 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम आ गया आपका कितना आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा आपका यहाँ 9 हो गया और यहाँ आपका हो गया 2 की पावर 4 हो गया 16, तो 16 9 ज़ा 144 हो गया। ये चेक करने के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन चूज़ किया हुआ सही है, ये चेक करने के लिए है। ये वाला पोर्शन एग्ज़ाम में हमने नहीं करना है, बस यहाँ पे सीधा नंबर देखा, एलसीएम देखा, सीधे आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल लगाइए ऑप्शन देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल है वो 42 लीटर ऑफ मेडिसिन को प्रिपेयर करता है और उसे 280 ml के बॉटल में फिल कर देता है। मतलब कि मेडिसिन है कोई, तो टोटल 42 लीटर मेडिसिन है हमारे पास, है ना। अब इसे अब्दुल है वो इसे बॉटल्स में फिल करता है जो कि 280 ml की सारी बॉटल्स हैं। मतलब एक बॉटल की कैपेसिटी है 280 ml। तो फाइंड हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे ये 42 लीटर है, अब यहाँ ml में दिया हुआ है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 42 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसने हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, तो इतना टोटल हमारे पास ml है, ठीक है। इतने ml ऑफ मेडिसिन है जिसे 280 ml की बॉटल में भरा गया। तो इसे सिंपल तरीके से जो यूनिटरी मेथड है अपना, जैसे एक बॉटल की कैपेसिटी जो है ना, n मल्टीप्लाइड बाई 280, जो एक बॉटल की कैपेसिटी है इज इक्वल्स टू 42,000, ठीक है। n हो गया मतलब कि कितने टोटल बॉटल्स लगेंगे, और ये एक बॉटल की कैपेसिटी हो गई। तो अब इसे अगर डिवाइड कर दें तो ये आपका 4200 अपॉन 28 कर दें, 0 से अगर 0 कैंसिल आउट हो गया तो अब ये 7 से ईजिली कट जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, फिर 4 से यहाँ पे 150 बॉटल, है ना। तो इसका सी आंसर हो गया, सिंपल था ये। मतलब कि अगर 150 बॉटल को मतलब 1 ml बॉटल की अगर कैपेसिटी 280 ml है तो वैसे हमें 150 बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी टोटल आपका 42 लीटर मेडिसिन बनाने में, ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। अब ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, तो इसमें हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ 9/13 पहले कर देते हैं और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो इस दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका 26 और नीचे आ जाएगा आपका 18, ठीक है। और यहाँ 90/52। अब 13 2 ज़ा 26, 9 2 ज़ा 18, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 1
डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 52 अपॉन में 90। ठीक है, अब यहाँ ये डिडक्ट हो जाएगा किससे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 26 अपॉन 45। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में बस ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ध्यान रखना है, इसी में मिस्टेक होती है और इसीलिए ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए जाते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाले को हमने सॉल्व करना है। 12 26 माइनस 2 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 26 माइनस 17। अब यहाँ 12 माइनस 9 आ गया, यानी कि 3 हो गया। तो बी आंसर हो गया हमारा। हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगले क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 5,000 रुपये पे निकालना है फॉर 2 years एट 8% पर एनम। ठीक है, तो इसका जब यहाँ ईयर 2 ईयर दिया रहे और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछ रहा हो, तो डिफरेंस का ये बेसिक फॉर्मूला हो जाता है D इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये 2 years के लिए, 3 years के लिए अलग फॉर्मूला है। तो डिफरेंस हमें यहाँ निकालना है। तो डिफरेंस, अब यहाँ प्रिंसिपल 5,000 रुपये है और रेट यहाँ दे रखा है हमारे पास 8%। अब इसे 100 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया, यहाँ हो जाएगा 32 आंसर। तो बी हमारा आंसर हो गया। ये वाला फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, ये वाला। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय और जैकब एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से, और उनकी स्पीड दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 42 मिनट में वो कहाँ तक पहुँचेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। ये विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट है कोई, यहाँ से संजय इधर को दौड़ रहा है जिसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, और इसके अपोजिट जैकब दौड़ रहा है जिसकी स्पीड है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अब देखिए यहाँ पे 2 स्पीड है, एक ये और एक ये, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाएगा। जब 2 स्पीड की बात हो रही है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट है। तो हमें निकालना है कि कितने दूर वो पहुँचेंगे। तो टाइम दे रखा है हमें, टाइम इज इक्वल्स टू 42 मिनट्स, है ना। तो टाइम का बेसिक फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड है तो यहाँ टाइम मिनट्स में है, तो 42 मिनट्स को हम इसे सेकेंड्स में बदल देते हैं, क्योंकि स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का डी हमने यहाँ लिख लिया। और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड के बीच में सब्सट्रैक्शन आता है, तो बट अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे यहाँ माइनस आ जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ 7 माइनस -5 आ जाएगा। और डिस्टेंस अगर कैलकुलेट किया जाए तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 12, 42 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 12, यहाँ पे 12 6 72 हो गया। 42 को हमने 72 से जब मल्टीप्लाई किया तो 30240 आ गया। अब ये वैल्यू जो है ये आपका आई है मीटर में, अब यहाँ आंसर है किलोमीटर में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30.24 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री है जो
इतने कैसेट्स, मतलब 18,58,000 कैसेट्स प्रोड्यूस करती है जनवरी में। फिर 7623 मोर कैसेट्स, मतलब इतने के साथ साथ और ज़्यादा फरवरी में प्रोड्यूस करती है। और शॉर्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण 25,838 लेस कैसेट्स इन मार्च कंपेयर टू फरवरी प्रोड्यूस करती है। तो टोटल प्रोडक्शन हमने निकालना है। तो यहाँ पे जनवरी के मंथ में कितना आ रहा है, 18,58,000 ये हमारा आ रहा है फिगर। और इसी तरह फरवरी के मंथ में 7623 मोर कैसेट्स हैं। तो फरवरी के मंथ में इतने तो हैं ही यहाँ, और इसमें इसके साथ साथ 7623 और ज़्यादा एडेड है, तो इसमें 7623 ऐड कर देंगे। राइट, ये हमारा फरवरी के मंथ में आ गया 18,66,132, ये कैरी है तो इसे हटा देते हैं। और इसी तरह मार्च में शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की कमी के कारण 25,838 कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 132 में से 25838 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 418। तो यहाँ पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1858509, ये हो गया जनवरी का। और ये हो गया 1866132, ये फेब है। और 1840294 ये आपका मार्च का आ गया। सबको ऐड कर दें तो आ जाएगा, यहाँ 15 आ गया, और यहाँ 3 आ जाएगा, ये कैरी है। तो लास्ट का 35 आ रहा है, तो ज़्यादा चांस है ये वाला होगा, बट हम और करके देखते हैं। यहाँ 8 आ गया, यहाँ 13 है, यहाँ 935। तो 935 लास्ट के 3 डिजिट्स निकाल दिए हमने, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है। आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मोस्टली सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली टाइम एंड वर्क का है। 6 कारपेंटर 96 विंडोज़ प्रोड्यूस करते हैं 16 दिन में, और 8 कारपेंटर काम करते हैं 4 दिन के लिए। अगर इफ़ 8 कारपेंटर वर्क फॉर 4 डेज, हाउ मैनी विंडोज़ विल दे मेक। तो इसमें बेसिक सा फॉर्मूला हमने लगाना है, जो रहता है M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन में W2। ठीक है, अब यहाँ M1 हमने कितना दे रखा है, M है हमारे पास, M हो गया यहाँ मैन, और ये हो गया डे, या कभी कभी आवर्स भी रहता है ये, और ये हो गया W हो गया हमारा वर्क। तो M1 है हमारे पास 6 कारपेंटर, और जो 16 दिन में 16 डेज ऊपर दे रखा है, इतना 96 विंडोज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ नीचे 96 कर दिया। तो हमने कैलकुलेट करना है कि अगर 8 कारपेंटर हों और वो अगर 4 दिन काम करते हों, तो यहाँ पे वो कितना विंडो बनाएंगे। तो अब ये सिंपल से कैलकुलेशन है, 16 ये कट जाएगा, और जो टोटल वर्क है वो हमारा 32 आ जाएगा। 32 विंडोज़ इतने दिन में वो बनाते हैं। बेसिक फार्मूला बस ये है अपना, बस वही अप्लाई करना है। अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, उसका एंगल दे रखा है 55 डिग्री, ठीक है, और बाकी दोनों एंगल हैं, तो उसका रेशियो एक दे रखा है 9। अब यहाँ रेशियो है तो 9x और 16x हम मान लेते हैं। सपोज़ कीजिए बाकी दो एंगल हैं 9x और 16x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तीनों एंगल से उसका सम 180 डिग्री होता है, तो हम वही बेसिकली यहाँ करेंगे। 9x प्लस 16x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा आपका 25x, 5 2 1, x की वैल्यू आ गई 5। तो दोनों एंगल कितने हो गए, 5 9 ज़ा 45 डिग्री और दूसरा हो गया 16 25 80। तो हमारा सही आंसर हो गया डी। अब यहाँ मिसिंग नंबर निकालना है सीरीज़ में, क्वेश्चन मार्क यहाँ है। तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए पहले इसे पैटर्न देखते हैं कैसा हो रहा है। पैटर्न ये सडन राइज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस लेने का कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ आ रहा है 1, फिर यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 9, तो यानी कि ये ऐसा हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब यहाँ 4 स्क्वायर आना चाहिए, तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो 27 में 16 जोड़ दे, 27 कितना हो गया, ये हो गया 37 प्लस 6 43। ये आ जाएगा 43, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है 43 आ गया। यहाँ कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर। मतलब अगर 27 उस नंबर में ऐड कर दिया है तो डिजिट इंटरचेंज हो जा रहे हैं, तो नंबर क्या होगा ये निकालना है। तो सपोज़ कीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका फॉर्मेट ऐसा है 10x + y। आमतौर पे इसी फॉर्मेट में सपोज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 डिजिट नंबर है 32, तो 32 को तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2। ठीक है, ये x हो जाता है, ये y हो जाता है। तो बस मैंने वही एक यहाँ 2 डिजिट नंबर एज्यूम किया है। अब इसका ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि अब ये अगर x है और ये अगर y है, ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब 127 इज एडेड टू द नंबर, मतलब कि जो ये नंबर है इसमें जब 27 हम ऐड करते हैं तो डिजिट जो है हमारे वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब इंटरचेंज होना मतलब y x की जगह पे चला जाएगा और x y की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9x - 9y इज इक्वल्स टू -27। अब यहाँ दो इक्वेशन, अब इसको इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9x + 9y इज इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81। यहाँ सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है डायरेक्ट ऐड कर दें तो ये नहीं, दोनों कट गया और ये हो जाएगा 18x। यहाँ हो जाएगा 4 और हो जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इस इक्वेशन से। तो नंबर हमारा कितना आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 6 यानी कि 36। तो एक तरीका ये हो गया करने का इसे, और इसे हिट एंड ट्रायल से भी किया जा सकता है। कि देखिए यहाँ पे जैसे 2 डिजिट नंबर का सम 9 आ रहा है, तो वैसे तो सबका ही 9 आ रहा है ऐड करने पे, लेकिन 27 ऐड करने पे डिजिट इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो आप यहाँ 27 ऐड करके देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 63। तो ये भी इंटरचेंज हो रहा है। अब देखें यहाँ हिट एंड ट्रायल लग पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ इंटरचेंज हमारा नहीं हुआ, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। और 18 में भी अगर 27 ऐड कर दें तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 45, ये भी इंटरचेंज नहीं हुआ, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन ए है जिसमें अगर 27 ऐड कर दें तो हमारा 63 आंसर आ जाता है। तो इसे हिट एंड ट्रायल से ही बनाया जा सकता है अगर ऑप्शन वैसे दिए हों तो। अब यहाँ पे भी अगर कोई डिजिट दे रखा हो जिसको इंटरचेंज करने पे अगर कुछ वैसा आ रहा हो, तब फिर उस केस में हिट एंड ट्रायल नहीं लग पाएगा, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा + 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा।
तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा। यहाँ मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया है। अब ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 हो गया ब्रेक करके, और यहाँ पे फिर 1 बचा प्लस 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस थीटा और इधर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब यहाँ 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 2 अपॉन साइन थीटा, दैट इज सी। ये सिंपल क्वेश्चन था बेसिक सिंप्लीफिकेशन का। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड 18 दिन देते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। अगर एक्स अकेले इस काम को 36 दिन में करता है और वाई अकेले इसे 60 दिन में करता है, तो जेड को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा अकेले। ठीक है, तो यहाँ सिंपल, अगर एक्स को सेम काम करने में 36 डेज लग रहे हैं, वाई को सेम काम करने में 60 दिन लग रहे हैं, और एक्स वाई जेड मिलके इस काम को 18 दिन में कर ले रहे हैं, तो हमें निकालना है कि जेड अकेले को इतना कितने दिन में काम कर लेगा। तो इसका बेसिक एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका बेसिक एलसीएम आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कई बार एलसीएम लेने में दिक्कत हो सकती है, तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो तो हम यहाँ एक कॉमन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कॉमन हम निकालते हैं, जब एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 6 6 36, 6 10 60, 6 is 18। अब इसका एलसीएम लेना आसान है। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा एलसीएम 30। जो यहाँ पे इसका कॉमन लेने के बाद एलसीएम आ रहा है, इसे आप फाइनली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब कभी इस टाइप की सिचुएशन हो, बड़े बड़े नंबर हो, एलसीएम लेने में दिक्कत आए, तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ मैंने 6 कॉमन लिया इस पूरे उसमें से, तो 6 कॉमन लेके यहाँ 6 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 3 बचा, 6 6 36, 6 10 60, 6 is 18। अब इसका एलसीएम लेना आसान है, इसका एलसीएम आ गया 30। तो जो कॉमन हमने निकाला है उसको फाइनल एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका ये फाइनल एलसीएम दे देता है। तो इसका आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 6 3 is 18 और यहाँ 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स 6 5 is 30, हाँ। तो x प्लस वाई जेड की ये डेज हो गए थे, ये डेज, और ये आ गई आपका एफिशिएंसी। ये आपका आता है जो ऐसे हम निकालते हैं, ये आता है आपका एफिशिएंसी, और ये जो 180 आया ये एक्चुअल में आ गया हमारा टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब एक्स वाई जेड की तीनों की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी की अगर से बात करें तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के है 10, जिसमें एक्स की है 5, वाई की है 3, तो जेड की कितनी हो जाएगी 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। तो यानी कि जेड की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, अब जेड की एफिशिएंसी अगर 2 आ गई तो इसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो जेड कितना दिन ले रहा है काम करने में वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो जेड का ये हो गया, जेड लेगा टोटल 90 डेज उसी वर्क को कंप्लीट करने में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, m की वैल्यू दे रखी है cos थीटा प्लस साइन थीटा, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, n की वैल्यू दे रखी है, हमें m अपॉन n निकालना है। तो m लिख लेते हैं m और इसे डिवाइड कर देते हैं n से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ m के जगह पे आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर cos थीटा प्लस सेक थीटा है, इसे लिख लेते हैं इधर cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ नीचे में हम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम लेने पे कॉस थीटा, और ऊपर में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये मेंटली भी किया जा सकता है, सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ कहीं भी मेंटल कैलकुलेशन पॉसिबल हो टाइम बचाने के लिए वो प्रोसेस किया जा सकता है। यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, नीचे में ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, ठीक है, इसे मैंने सेपरेट किया है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है इसको इससे, यहाँ इसका बस एलसीएम हमने ले लिया है, तो ऊपर में बच रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में, और नीचे बच रहा था साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम जो आया है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा और हमारा बस ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो वही आंसर हो गया बी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 7500 रुपये में 2 साल 4 महीने के लिए निकालना है 12% पर एनम की दर से, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दे रखा है ₹7500, ठीक है, और टाइम हमारा दे रखा है 2 ईयर 4 मंथ्स, ठीक है, और रेट कितना है 12% पर एनम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 12% का 2 साल के हिसाब से निकालेंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 प्लस 1.44, तो ये आ जाएगा 25.44%। अब ये 2 साल के लिए निकला है। अब 4 महीने का भी अभी बाकी है, 4 महीने के लिए भी हमें निकालना होगा। तो इसमें ये क्या करते हैं कि अगर रेट 12% है आपका 2 साल के लिए, तो जब 4 महीने की बात आती है तो 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में हो गया, मंथ हट गया, यहाँ ईयर आ गया, ठीक है। अब इसे हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो 12% दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4%, मतलब 4 महीने के लिए सिर्फ 4% इंटरेस्ट लग रहा है। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेट हम निकालेंगे, यहाँ पे 25.44 आया 2 साल का, और यहाँ बच रहा है 4%, तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेट हमारा आएगा वो आ जाएगा 25.44 प्लस 4 प्लस 25.44 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 100। इस फॉर्मूले के पीछे का जो लॉजिक है वो एक्चुअल में ये है, ये वाला जो बेसिक अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक होती है इक्विवेलेंट रेट निकालने की। अब इधर कैलकुलेट करेंगे तो 29.44 आ गया ये इधर, और इधर कैलकुलेट करने पे आ जाएगा ये आ जाएगा, अब ये नियरली आ जाएगा। अब 25 से ये सपोज कि ये इसे 25 ही मान लें, तो ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ मान लीजिए 1 आ गया अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाली है, तो यहाँ 30.44 हमारा इक्विवेलेंट परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना रहता है इस फॉर्मूले से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाता है P प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय
इक्विवेलेंट रेट परसेंटेज। ठीक है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आता है। तो प्रिंसिपल दे रखा है 7500 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेट आ गया हमारा 30.44, है ना। अब ये परसेंटेज में है तो ये परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इस वाले को हम हटाएंगे, इस डेसिमल को हमने हटाया तो ये वापस इधर 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट हो गया। अब ये 25 से 3 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, फिर 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये आएगा आपका 28, फिर यहाँ 6 आ गया और यहाँ लगभग 1 आ गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18 22। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 2283 निकल के। अब इसके नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा वो निकाल लेना है। 2284 सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है, बाकी नियरेस्ट नहीं है। ये नहीं है, ये भी आपका नहीं है और 2235 भी नहीं है। तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 2283 हुआ, तो ये हमारा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये इक्विवेलेंट रेट निकालने का बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, इससे अगर जल्दी अप्लाई किया जाए तो बड़ी इजीली निकलता है। मैंने समझाने के लिए अभी टाइम लिया है, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेट का परसेंटेज, ये बहुत इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकलता है। और इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए ये तरीका है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेडर है जो अपने गुड्स को मार्क करता है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर वो एक डिस्काउंट देता है 5% का, तो उसका फाइनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो इसका बेसिक जो है तरीका बनाने का कि सीपी को हम मान लेते हैं 100 एज यूजुअल, और जो यहाँ पे एमपी है 20% ज़्यादा मार्क किया गया है तो 120 मान लेते हैं, और इसमें ये डिस्काउंट दे रहा है 5% का, तो यानी कि एसपी आ जाएगा। अगर इसका 5% डिस्काउंट निकाला जाए तो एसपी हो गया 5% डिस्काउंट के बाद 95/100, 5% डिस्काउंट हो गया है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, और ये 19 5 95 हो गया। ठीक है, अभी 19 6 114, यानी कि ये एसपी आ गया 114। ठीक है, तो अब यहाँ फाइनल प्रॉफिट हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइनल कितनी हो जाएगी, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और या इसे डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ 100 है और यहाँ 14 है, तो कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज 100 से 114 जाने में 14% का चेंज आ रहा है। तो हमारा सिंपल आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इक्वल्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ निकालनी है। तो ये भी सिंपल तरीके से बनता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी, तो एस पी अपॉन सी पी का रेशियो ले लेते हैं। अब यहाँ आ रहा है न्यूमरेटर में 25 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 20। 5 5 25, 5 4 20। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 5 - 4 अपॉन 4 × 100, ये आ जाएगा आपका 25%। ये प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ गया फाइनल। ऐसे एक और तरीके से बनाते हैं कि सी पी 5 है तो यहाँ एक का डिफरेंस आ रहा है तो 1/4 × 100, ऐसे भी बना लेते हैं। एक ही बात है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो 25% आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन है अगला, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 399, अब फाइंड द लोअर ऑफ देम। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पहले लेते हैं, x हो गया, x + 2 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट आ रहा है 399, तो जो छोटा वाला है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ बेसिकली वो नंबर चूज करना है जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। अब यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लगे, इसको सॉल्व नहीं करना है हमें, इसे सॉल्व करने में समय खर्च नहीं करना है, बस सीधे हिट एंड ट्रायल यहाँ लगाना है। जिसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे 9 आए तो वहाँ पे
हमें ये नंबर 399 आएगा। तो 17 से तो नहीं होगा, 19 से पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ 19 लें तो 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब 9 को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब यहाँ 21 अगर लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने 21 लिया, तो 21, 22, 23। अब यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बट यूनिट डिजिट हमारा 9 है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गई, सी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। हमारी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ एक तरफ 17 आ रहा था और 17 का मल्टीप्लिकेशन 9 से था, तो 7 जब 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा था। और लास्ट वाली पॉसिबिलिटी बचती है 23। तो 23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका 25 से, क्योंकि x और x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ यूनिट डिजिट 5 आएगा, जो कि अगेन ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 19, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 19 टू 380 प्लस 19, 399 हमारा आंसर हो गया। इसमें सीधे हिट एंड ट्रायल लगाना है, इसमें वैसा कुछ नहीं है कि हम बैठ के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 4.5 मीटर क्लॉथ का प्राइस है 63/4 रुपीज़। तो 1 मीटर के क्लॉथ का कॉस्ट निकालना है हमें। तो यहाँ लिख सकते हैं 9/2 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है, 6/24, 243, और अपॉन में 4, इतना ये इसका कॉस्ट है। तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, 1 मीटर का कॉस्ट जाहिर सी बात है इससे कम होगा, क्योंकि ये 4.5 के अराउंड है, तो 1 मीटर का कॉस्ट इससे कम आ जाएगा। तो 243/4, डिनोमिनेटर में 9/2 आ जाएगा, 9/2, क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 1 मीटर का आ गया 243/4 इंटू 2/9। तो 2 से यहाँ गया 2, और ये फिर जाएगा 3 3 9, 27 टाइम्स गया, तो ये हो जाएगा 13.5। हमारा आंसर, सही आंसर है बी। ये बेसिकली यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं, ये इसी ऐसे ही सॉल्व होता है डायरेक्ट अप्रोच से। अब अगला बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आप इसे एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा, या इसे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ -4.6 है, तो इसमें बोर्ड मास वाला रूल जो बेसिक है वो फॉलो होता है, और इसमें बहुत एरर्स होती हैं, बहुत अक्सर ये सॉल्व करते हैं समय ये एरर हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं -3। तो पूरा तो सॉल्व करना नहीं, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी रहती है। तो अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 4 4 ये अराउंड 16 के लगभग आएगा। तो 3 अब ऊपर नियरली 16 के लगभग है, और नीचे लगभग 3 है, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव साइन अभी बचा हुआ है। तो 5 पॉइंट समथिंग जो है हमारा, अब या तो ये, अब यहाँ पे भी 5 पॉइंट समथिंग, बट ये पॉजिटिव है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया, और ये 0 पॉइंट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 90 चॉकलेट्स फॉर ₹160, chocolate trader loses 20%. How many chocolates should he sell for 96 to make a profit of 20%? मतलब 90 चॉकलेट सेल करने से लॉस हो रहा है 20% का। एक चॉकलेट का अगर कॉस्ट निकाला जाए तो ये हो जाएगा 160/90, सेलिंग प्राइस है ये, क्योंकि ये यहाँ सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो अब सेलिंग प्राइस अगर ये है और लॉस हो रहा है 20%, तो सीपी निकल जाएगा हमारा। इसे ऐसे लिख दे, इधर लिख देते हैं 160/90 इज इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय, अब 20% का यहाँ लॉस है 80/100, क्योंकि बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, SP इज इक्वल्स टू CP 100। अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100।
तो बस उसी फार्मूला को मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और फिर ये 8 2 16 हो गया, CP हो गया हमारा 20/9। CP हमारा 20/9 आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी चॉकलेट शुड ही सेल फॉर ₹96 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब ये जो बेसिक फार्मूला है अगेन यही एप्लीकेबल होगा, कितने चॉकलेट बेचा जाए कि प्रॉफिट 20% का हो जाए। तो यहाँ माइनस लॉस है तो प्लस में 20%, यहाँ प्लस 20% लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब कितने नंबर है, कितने नंबर बेचना है, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 96 के कितने चॉकलेट वो बेचेगा, CP हमारा है 20/9 कि उसे 120% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से गया, यहाँ n भी है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 3 = 36। n हमारा आ गया 36 चॉकलेट, मतलब टोटल 36 चॉकलेट बेचने के बाद उसका प्रॉफिट आ जाएगा 20%। अब जय और जॉय का एज का रेशियो दिया है 5:2 और उनके एज का सम दिया है 63। आफ्टर 9 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस। जय है इधर और इधर आपका जॉय है, इनकी एजेस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और सम ऑफ देयर एजेस इज 63, मतलब 5x + 2x = 63 दिया हुआ है, यानी कि x = 9। आफ्टर 9 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो इसकी एक्चुअल एज आ गई 5 × 9 45 और 9 2 18, ये दोनों आ गया। आफ्टर 9 ईयर्स के बाद इनकी एजेस का रेशियो कितना होगा, तो 45 + 9/18 + 9, अब ये हो जाएगा 54 / 27, ये आ जाएगा 3:1, नहीं सॉरी 2:1 आएगा यहाँ पे, 27 2 2:1 आ जाएगा। बी आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ हमें कॉस्ट निकालना है एक रूम के कारपेटिंग का, जिसका लेंथ ब्रेथ दे रखा है 65 डेसीमीटर × 30 डेसीमीटर एट ₹40/स्क्वायर। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मतलब एरिया ऑफ रूम मल्टीप्लाइड बाय रेट। कितना रेट है, रेट इसे कहते हैं, जो पर स्क्वायर मीटर वाला होता है उसे रेट कहा जाता है। तो एरिया दे रखा है 65 × 30, अब डेसीमीटर में दे रखा है तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ डेसीमीटर में दे रखा है तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 × 10 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ डेसीमीटर, एक डेसीमीटर इधर एक डेसीमीटर इधर है, तो दोनों में डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 बार 10 से डिवाइड किया। अब यहाँ रेट पर स्क्वायर मीटर 45 दे रखा है। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा यहाँ से, 5 9 45, 5 2 10, 195 × 9/2। अब इसे हम कर लेंगे कैलकुलेट, 975, इसे 9 को बना लेते हैं 10 - 1, तो ये हो जाएगा 975 - 97.5, कितना आ जाएगा ये 0.5, यहाँ 7 आ गया और फिर अगेन यहाँ आपका 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 877.5 आ गया। बस ये वाला वैल्यू ध्यान रखनी है, 1 मीटर = 10 डेसीमीटर। तो फाइनल कॉस्ट आ गया हमारा ₹877.5, आपका ये फाइनल कॉस्ट आ गया रुपीज़।
हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 24, 48, 60 एंड 96। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट है, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ये है, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स हो गया। तो अब जो कि इस सारे उससे डिविजिबल हो नंबर से, तो जो जो भी मतलब इसे डिवाइड कर रहा होगा, जो भी डिविजिबल होगा इन सारे नंबर से, वो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो हम इन सारे नंबर्स के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 24, 48, 60 एंड 96। अब यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि अगर ये 12, 24 से कट रहा है तो 12 को यहाँ कट कर देंगे, फिर 24, 48 से कट रहा है तो 24 भी कट आउट हो जाएगा। फिर इसी तरह 48, 96 को डिवाइड करता है तो 48 कट आउट हो जाएगा। तो हमें बस 60 और 96 का एलसीएम लेना है। तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 को कैसे लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5, ठीक है। और 96 का क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 होता है, तो इसे कर देते हैं 2 की पावर 5, 8 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पे जाएगा 3, ठीक है। तो ये अब यहाँ फाइनल एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो फाइनल हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 32। तो ये हो गया 15 3 ज़ा 450 प्लस 30, 480 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये अब जो भी नंबर ये आएगा इससे उससे एलसीएम से डिविजिबल ही होगा। जैसे मान लीजिए कि ये लोएस्ट नंबर है 5 डिजिट्स का, स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट, और हमें निकालना है वो नंबर जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो मैंने यहाँ इस सबका एलसीएम ले लिया। तो अब जो एलसीएम आया है उससे इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। ये कॉमन प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। तो 480 ये जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 960, 960 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 4 और यहाँ 0 आ गया। अब देखिए यहाँ 480 है, यहाँ 400 है, तो अगर इसमें 80 और रहता, मतलब अगर प्लस 80 और रहता तो ये 480 हो जाता है यहाँ पे। और ये 480 अगर इस पोर्शन में अगर रिमाइंडर आपका 480 आ रहा होता तो ये इजीली डिवाइड हो जाता, यानी कि यहाँ 80 कम है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल नंबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए फाइनल, वो हो गया हमारा प्लस 80, जितना हमारा जितना अपने को कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डी। ये कॉमन तरीका है इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का। एलसीएम हम पहले लेते हैं क्योंकि ये जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट है 5 नंबर की, इसके सबके एलसीएम, इसका जो एलसीएम आएगा वो डिवाइड तो करेगा ही, और जो जितना डिफरेंस बचता है लास्ट में उसमें ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ साइंस एग्जाम। जैसे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में आप अगर सिलेबस देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स भी है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, मीन मीडियन मोड। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। तो इसमें बेसिकली पूरे नंबर को ऐड करके एवरेज निकाल लेना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, या एवरेज कह लें या मीन कह लें, ये हो जाएगा सम ऑफ रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। तो सम ऑफ रीडिंग क्या है, 41 प्लस 39। अब जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो आपको ये डायरेक्ट जोड़ना है, मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये नंबर सारे को उठा के एक साथ सारा जोड़ दीजिए, 52 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 62, ठीक है, प्लस 46, फिर 52 प्लस 40 प्लस
96 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 98 प्लस 60 प्लस 52, ये सारी नंबर ऑफ रीडिंग हो गई। इस नंबर ऑफ इस मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन द साइंस एग्जाम, और अपॉन में मतलब ये जितने नंबर ऑफ रीडिंग है, सम ऑफ रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग, तो कितने 1 2 3 6 9 12 15, तो इसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। बस इसके सिंपली ऐड करके 15 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। इससे ज़्यादा होमवर्क रखिए, आप इसे खुद ऐड करके डिवाइड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।